साहित्य उससे कहता है, जानवी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलिए, आपको क्या कहना है? जानवी साहित्य की तरफ देखते हुए पूछती है। तो साहित्य कहता है, वो कहना नहीं, कहीं लेकर जाना है। कहाँ? जानवी कहती है। तो साहित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर ऑफिस से निकलता है और फिर वहां से कार लेकर निकल जाता है। जानवी उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर साहित्य उसे लेकर कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद साहित्य एक जगह कार रोकता है और सीट बेल्ट खोलकर कार से बाहर निकलता है और फिर जानवी की साइड वाला दरवाजा खोलता है और जानवी बाहर आती है। उस जगह को देखते हुए जानवी उससे पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक है ना? और यहाँ पर कौन है? शायद उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। जानवी का दिल घबरा रहा था, पर फिर भी वो साहित्य का हाथ थामे उसके साथ अंदर की ओर चल देती है। जिस दरवाजे से वो अंदर की तरफ जा रहे थे, उसकी एक तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, संजीवनी अस्पताल। साहित्य जानवी को लेकर लिफ्ट की ओर जाता है और वहां जाते ही थर्ड फ्लोर का बटन दबा देता है। जानवी अभी भी साहित्य का हाथ थामे हुए थी। उसे लग रहा था जैसे आज उस पर कोई बड़ा बम गिरने वाला है। कुछ ही पलों में वो लोग थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और साहित्य जानवी को लेकर सबसे आखिरी वाले कमरे में जाता है और जानवी को उस कमरे का दरवाजा खोलने को कहता है। जानवी, दरवाजा खोलो। जानवी उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, आप नहीं आ रहे क्या? और यहाँ पर कौन है? शायद उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर यहाँ तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। जानवी कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है और अपने सामने का दृश्य देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और साथ ही उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकल उसके गाल पर आ जाती हैं। जानवी अविश्वास से उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो अपनी जगह पर जमसी गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है या उसका सपना। जानवी अपनी नज़र घुमाती है और अपने बगल में खड़े साहित्य को देखती है। तो साहित्य हाँ में गर्दन हिला देता है। जानवी अपने आंसू पोंछते हुए सामने की ओर धीमे कदमों से बढ़ जाती है। उसके सामने एक शख्स बिस्तर पर लेटा था और उसे मशीनों ने चारों तरफ से घेर रखा था। उसकी सांसें तो चल रही थीं और वो अपना शरीर हिला तक नहीं पा रहा था, क्योंकि इस समय वो कोमा में थे। जानवी उस शख्स के बगल में जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे हल्के से छूकर देखती है और फिर झट से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और फिर थोड़ी हिम्मत कर अपने हाथ से उस शख्स के हाथ को पकड़ लेती है। जानवी की आंखों से कुछ आंसू निकल उस शख्स के हाथ पर गिर जाते हैं और जानवी भरे गले से बड़ी मुश्किल से कहती है, पापा। ये कहते हुए जानवी रो देती है और लगातार पापा पापा कहने लगती है। जानवी के सामने बिस्तर पर लेटा वो इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रताप मल्होत्रा यानी जानवी के पापा थे, जो बेजान से उस बिस्तर पर मशीनों से घिरे हुए थे। वहीं साहित्य दरवाजे के पास खड़ा नम आंखों से जानवी और उसके पापा को देखे जा रहा था। उसके अंदर एक अजीब डर ने जन्म ले लिया था। वो था जानवी को खो देने का डर। वो जानवी को यहाँ ले तो आया था, पर अब वो डर रहा था जानवी को खोने से। शायद मन ही मन खुद से कहता है, आई एम सॉरी जानवी, आई एम सॉरी। वहीं जानवी नम आंखों से अपने पापा को देखे जा रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा जिंदा है, वो भी उसकी आंखों के सामने। आखिर यकीन करना मुश्किल तो था ही। अगर कोई अचानक से 20 साल बाद किसी की जिंदगी में लौट आए और वो भी मरने के बाद, तो उस पर यकीन तो मुश्किल से होता है ना। जानवी हल्के से अपने पापा के चेहरे को छूकर देखती है और जल्दी ही अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जैसे उन्हें उसके छूने से कोई चोट लग जाएगी। इस समय जानवी की क्या हालत थी, वो सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकती थी। जानवी उन्हें पापा कहकर बुलाती है, पर वो कोई जवाब नहीं देते और ना ही अपनी आंखें खोल जानवी को देखते हैं। तो जानवी उनकी हालत से अनजान एक बार फिर कहती है, पापा अपनी आंखें खोलो ना, देखो मुझे, मैं आपकी प्रिंसेस, आपकी जानवी। एक बार देखो ना। क्या आप नाराज हो मुझसे? नाराज तो मुझे होना चाहिए ना आपसे, क्योंकि आप मुझसे कभी मिलने तक नहीं आए और अभी भी देख नहीं रहे हो। जानवी खुद के सवालों का जवाब खुद ही देते हुए कहती है, ओह अच्छा, आप मेरे बुलाने से नहीं उठने वाले, है ना? मुझे पता है क्यों। क्योंकि आपने थोड़ी कभी मुझे देखा है। आप तो दादी को जानते होंगे ना। आप चिंता मत करो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। फिर देखती हूँ कि आप कैसे उनसे बात नहीं करते, और देखना दादी आपको अच्छे से डांटेंगी।
यह कहकर जानवी अपनी जगह से उठती है और बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी साहित्य उसे रोकते हुए कहता है, जानवी वो नहीं उठने वाले। जानवी उसकी तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो क्यों नहीं उठेंगे। साहित्य बिना उसकी तरफ देखे कहता है, वो नहीं उठेंगे क्योंकि वो इस समय कोमा में है और वो भी पिछले 20 साल से। साहित्य की बात सुन जानवी अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी रहती है और अविश्वास से उसकी तरफ देखने लग जाती है। संजीवनी अस्पताल। साहित्य और जानवी उसी कमरे में खड़े थे और साहित्य ने जानवी की बाजू पकड़ी हुई थी। जानवी उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, अभी क्या कहा आपने कि वो कोमा में है? साहित्य हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, हाँ जानवी, वो कोमा में है और वो नहीं उठने वाले। जानवी साहित्य के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हो ना? ऐसा कैसे? साहित्य उसे खुद से चिपका लेता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ जानवी। जानवी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो साहित्य को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे इतने सालों बाद अपने पापा से मिले, वो भी इस हाल में। साहित्य जी क्यों? साहित्य उसे शांत करवाते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है जानवी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जानवी अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए रोते रहती है और जब कुछ पलों बाद वो संभलती है तो वो साहित्य से खुद को दूर करती है और कहती है, पर आपको कैसे पता चला कि पापा यहाँ हैं? शायद अपना सिर झुका लेता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। और जब जानवी फिर से उससे पूछती है तो वो कहता है, जानवी, जानवी वो उन्हें हमने ही यहाँ एडमिट करवाया था। जानवी उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, आप यहाँ लेकर आए थे? मतलब आपको पापा कहाँ मिले थे? साहित्य बिना उसकी तरफ देखे कहता है, वो मुझे कहीं नहीं मिले, बल्कि वो पहले से ही यहाँ पर हैं जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था। जानवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शायद क्या कहे जा रहा है और उसकी बातों का क्या मतलब है। जानवी के ऐसे देखने से साहित्य समझ जाता है कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और जानवी इस समय किस उलझन में है। और इस उलझन को सुलझाने के लिए वो कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से सच सच बताता हूँ। वो हुआ ये था कि जब आज से 20 साल पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसी समय मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। यानी मेरी कार का एक्सीडेंट तुम्हारे पापा की कार से हुआ था, जिसमें तुम्हारे पापा की ये हालत हो गई और तुम सभी को लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उस हादसे में मेरी माँ की भी। ये कहते कहते साहित्य रुक जाता है और फिर कुछ देर बाद आगे कहता है, जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं बहुत छोटा था, शायद 7-8 साल का था। और एक्सीडेंट के बाद जब घर पर सबको पता चला था तो वो लोग जल्दी से जल्दी हम सबको अस्पताल लेकर आए थे और मेरी मम्मा नहीं बच सकीं क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया था। पर कार से बाहर गिरने के कारण मैं बच गया था और तुम्हारे पापा भी बच गए थे, पर उनकी ये हालत हो गई थी। जानवी आंखों में आंसू लिए उसे देखती है और कहती है, अगर मेरे पापा बच गए थे तो आप लोगों ने एक बार भी उनकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश नहीं की क्या कि वो कैसे होंगे? उन्हें ढूंढ रहे होंगे, कोई उनके बिना अपनी जिंदगी कैसे काट रहा होगा? आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा? साहित्य भरे गले से कहता है, उस दिन के बाद ही मिस्टर ओबराय ने अपना असली रंग दिखा दिया था कि वो उस माया के साथ, और मेरी और अंश की जिम्मेदारी दादू पर आ गई थी। और उनके अलावा उस समय हमारे पास कोई भी नहीं था और मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं खुद कुछ कर पाता। पर दादू ने पता लगवाया था और उनके पुराने सेक्रेटरी उनके घर पर भी गए थे और उनकी माँ और बेटी के लिए उस दिन से दादू ने फाइनेंशली हेल्प भी शुरू कर दी थी। पर वो कौन है वो हम लोग नहीं जानते थे, बस उनके सेक्रेटरी ही सब कुछ संभालते थे। और जब दादू ने सब काम छोड़ दिया था तब उनके सेक्रेटरी ने भी जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद उनका क्या हुआ वो हमें नहीं पता। और बाद में जब मैंने सब काम संभालना शुरू किया तब तक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर बाद में दादू ने तुम्हारे डैड के बारे में बताया था, जिनका इलाज हम लोग पहले से ही करवा रहे थे। और यहाँ तक बात रही तुम लोगों को बताने की, तो यह इस हालत में है ही नहीं कि इनके बारे में हम किसी को बता पाते। जानवी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो साहित्य से कुछ इंच की दूरी पर खड़ी सब सुन रही थी कि तभी साहित्य आगे कहता है, और हमारे एंगेजमेंट के दिन जब तुम मुझे इनकी और अपनी मॉम की तस्वीर के पास लेकर गई तो मैं एकदम हैरान रह गया था ये जानकर कि ये तुम्हारे डैड हैं। पर मेरा यकीन करो जानवी,
मुझे सच में पहले से कुछ नहीं पता था। और अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आता, और अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ, और फिर कभी तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। शायद ने अभी इतना कहा ही था कि जानवी अपनी जगह से खड़ी होती है और उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद करती है और गुस्से से देखने लगती है। साहित्य का चेहरा एक ओर झुक जाता है, और वो कुछ पलों बाद जब नम आंखों से जानवी की तरफ देखता है तो जानवी उसे जोर से धक्का देती है और कहती है, जाओ यहाँ से। आप जाना चाहते हो ना, जाओ। कब से देख रही हूँ आपको। तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। शायद उसकी तरफ देखता रहता है तो जानवी उसे एक बार फिर पीछे की ओर धक्का देती है और कहती है, जाओ ना। ये कहने के बाद जानवी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, सभी चले जाओ छोड़कर मुझे, किसी की ज़रूरत नहीं है, सभी चले जाओ। ये कहते हुए जानवी वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है। उसे ऐसे रोता देख साहित्य धीरे से उसका नाम पुकारता है और उसके सामने ही बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पर जानवी गुस्से में उसका हाथ झटक देती है तो साहित्य अपने कान पकड़ लेता है और सिर झुकाए कहता है, आई एम सॉरी जानू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर जाने की बात नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जानवी अपना सिर उठाती है और रोने के कारण लाल पड़ चुकी अपनी आंखों से उसे देखती है। अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, पक्का प्रॉमिस। शायद हाँ सिर हिलाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख के मुस्कुरा देता है तो जानवी झट से उसे लिपट जाती है और कहती है, आज के बाद अगर फिर से मुझे छोड़कर जाने की बात की ना तो देख लेना, आपको मार डालूंगी। शायद हल्का हंस देता है और कहता है, अभी मारा तो है तुमने, वो भी कितने जोर से। मुझे नहीं पता था कि नाजुक सी दिखने वाली लड़की के हाथों में इतनी पावर होगी। जानवी उससे दूर होती है और साहित्य के लाल हो चुके गाल को देखते हुए कहती है, बहुत जोर से मारा क्या मैंने। साहित्य हमें गर्दन हिला देता है और जानवी से नाराज होने का नाटक करने लगता है, और वहीं जानवी को अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है और वो साहित्य के उसी गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, पर आप बातें भी तो ऐसी करते हो जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाए। शायद उससे कहता है, अच्छा माना गलती मेरी थी, पर अपने होने वाले पति को ऐसे कौन मारता है। अगर अब तुम्हारा ये हाल है तो बाद में तो तुम मुझे मेरी गलती पर डंडे से मारोगी। जानवी मुंह बनाते हुए कहती है, वो तो जब आप गलती करोगे तब पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से मार पड़ती है। शायद उसे आंखें छोटी किए देखता है और कहता है, अच्छा ये बात है, तो तुम मुझे कम आंक रही हो। जानवी कहती है, इसमें आंकना क्या। जानवी के ऐसा कहते ही साहित्य झटके से आगे बढ़ता है और जानवी की गर्दन पर काट लेता है, और उसके ऐसा करते ही जानवी के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है। पर जल्दी वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपने सामने हंस रहे साहित्य को आंखें बड़ी किए देखने लग जाती है और कहती है, आप दिन पर दिन बेशरम होते जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। आपके ससुर जी यहाँ पर है। साहित्य जानवी के पीछे बिस्तर की तरफ नजर मारता है और तेज आवाज में कहता है, मेरे होने वाले ससुर जी, आपकी बेटी शर्मा रही है और मुझे खुद को किस। साहित्य के इतना कहते ही जानवी अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर देती है और उसे आंखें दिखाते हुए आगे कुछ भी बोलने को मना करती है। पर साहित्य था कि खुद को जल्दी से उससे छुड़ा लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़े उसके कान में कहता है, मिसेज होने वाली ओबराय, अगर आप चाहती हैं कि मैं आगे कुछ ना बोलूं तो आपको उसके लिए मुझे कोई कीमत अदा करनी होगी। जानवी धीरे से कहती है, कैसी कीमत। शायद उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, क्या यह भी मुझे बताने की जरूरत है मिसेज ओबराय। हाँ। यह कहने के बाद शायद हल्के से उसके कान के पास चूम लेता है और जानवी अपनी जगह पर जैसे जमसी जाती है। साहित्य के होंठ जानवी के कान के पास से होते हुए नीचे सरकने लगते हैं और वो जानवी की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसके स्पर्श से जानवी की आंखें बंद हो जाती हैं। और वहीं साहित्य उसकी गर्दन से होता हुआ ऊपर की ओर जा ही रहा था कि अचानक उस कमरे का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर त्रिवेदी अंदर आ जाते हैं और साहित्य और जानवी को देख अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर ओबराय, आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। भाई डॉक्टर जब कमरे के अंदर आते हैं तो उनके आने की आवाज़ सुन जानवी जल्दी से साहित्य को धक्का देती है और झट से खड़ी हो जाती है
और वहीं जमीन पर बैठा साहित्य डॉक्टर त्रिवेदी को घूरते रहता है, जैसे नजरों से ही उन्हें मार डालेगा। और फिर खड़े होते हुए कहता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम आपके पास आ ही रहे थे, और आप यहाँ से जाएंगे भी क्यों? यहाँ थोड़ी कुछ चल रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी हाँ में गर्दन हिलाते हैं, और फिर जानवी उनसे अपने पापा की हालत के बारे में जानकारी लेने लगती है, और वो जानवी को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रहने को कहते हैं, ताकि उनकी हालत में सुधार आ सके। बाद में साहित्य के पूछने पर कि क्या जानवी दादी को प्रताप जी के बारे में बताएंगी, जानवी मना कर देती है, क्योंकि दादी अपने बेटे की ऐसी हालत देख नहीं पाती। ऊपर से वो अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से गुजरी हैं। इसके बाद साहित्य जानवी को उसके घर छोड़ देता है, और वहां से ओबराय मेंशन के लिए निकल जाता है। और बाकी कल उन्हें जानवी का लहंगा भी लेने जाना था। जानवी घर पहुंचती है तो देखती है कि दादी बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी, और तो उन्हें देखते ही अपने पापा की याद आ जाती है, और वो पीछे से जाकर दादी के गले लग जाती हैं। दादी उसके अचानक ऐसा करने से चौंक जाती हैं, और उसे खुद से अलग कर कहती हैं, क्या हुआ गुड़िया, तू ठीक है ना? जानवी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ दादी, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। दादी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, अच्छा, पर किस बात के लिए आज मेरी गुड़िया इतनी खुश है? जानवी कहती है, बस ऐसे ही खुश होने के लिए वजह थोड़ी चाहिए। दादी हाँ में गर्दन हिला देती हैं कि तभी उनकी नज़र जानवी की गर्दन पर पड़ जाती है। यहाँ पर एक निशान था। वो उस निशान को देखते हुए कहती हैं, गुड़िया, ये निशान कैसा है? दादी के कहते ही जानवी का हाथ अपनी गर्दन पर चला जाता है, और वो उसे वो पल याद आता है जब सायद ने उसकी गर्दन पर काटा था, और वो शर्म के मारे अपनी नज़र झुका लेती है। पर दादी उससे वापस से पूछती हैं, क्या हुआ है गुड़िया, बोलना। जानवी हड़बड़ाते हुए कहती है, दादी, वो ये निशान शायद कोई दवा रिएक्शन कर गई होगी। तू भी ना अपना ध्यान रखा कर, ऐसे ही कोई भी दवा मत लिया कर जिससे यह सब हो। दादी परेशान होकर कहती हैं, तो जानवी हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहां पर जतिन आ जाता है और कहता है, जानवी, तूने अपना शादी का जोड़ा ले लिया? जानवी उससे कहती है, हाँ, बस कल जाकर नाप देख कर आना है कि ठीक है या नहीं। जतिन हाँ में सिर हिलाता है और उससे कहता है, ये तेरी गर्दन पर निशान कैसा? जानवी झेप जाती है कि तभी दादी जतिन से कहती हैं, वो इसने कोई दवा ले ली थी, वो असर कर गई है शायद। जतिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, दिखा मुझे, कहीं ज़्यादा असर तो नहीं किया ना? जानवी झट से अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है और नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, बस ये ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। जतिन उसका हाथ जबरदस्ती हटाते हुए कहता है, ऐसा कैसे खुद ही ठीक हो जाएगा? दिखा मुझे, अगर ज़्यादा है तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार जतिन को खुद से दूर किए जा रही थी और कह रही थी, अपने आप ठीक हो जाएगा, पर जतिन कहाँ मानने वाला था। आखिर वो जानवी का निशान देखने में कामयाब हो जाता है, और निशान को देखते हुए कहता है, यह तो दवा का रिएक्शन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काटा हो। जतिन जब ये कह देता है तो जानवी अपनी आंखें बंद कर नीचे सिर झुका लेती है, और वहीं जतिन को अब समझ आता है कि वो क्या बोल गया है। तो वो झेप जाता है और अपने सिर के पीछे हाथ घुमाते हुए कहता है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जतिन तो वहां से भाग जाता है। पर दादी को जानवी की चिंता होने लग जाती है। उन्हें लगने लगता है कि जानवी को किसी जानवर ने काट लिया है। दादी जानवी का निशान अपनी धुंधली नज़र से देखते हुए कहती हैं, कितनी जोर से काटा है, कहाँ घूम रही थी तू? और अब ये भी नहीं पता कि किस जानवर ने काटा है। अगर ये फैल गया तो? जानवी को एक और तो शर्म आ रही थी कि वो दादी को क्या बताए, पर जब दादी ये कहती हैं कि किस जानवर ने काटा है, तो यह सुन जानवी को हंसी आ जाती है। जानवी दादी को शांत करते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा दादी, ये नहीं फैलेगा, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, और आप चिंता मत करो। पक्का दिखाया है ना डॉक्टर को? दादी के पूछने पर जानवी हाँ में गर्दन हिला देती है और कहती है, अच्छा, अब आप आराम करो, इसकी चिंता मत करना, यह ठीक हो जाएगा। दादी हाँ में गर्दन हिलाती है और आराम करने लगती है, और जानवी भी जाकर उनकी बगल में लेट जाती है। जानवी और साहित्य की शादी में सिर्फ एक दिन बचा था, और अपनी शादी को लेकर दोनों ही खुश थे, और वहीं कुछ और लोग भी थे जो इनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। अगले दिन जानवी साहित्य के साथ अपना लहंगा लेने जाने वाली थी
पर साहित्य को कुछ काम आन पड़ा था, जिस कारण उसे जतिन के साथ ही जाना पड़ा। जानवी अपना लहंगा लेती है और वापस घर आ जाती है, और आज का यह दिन भी गुजर जाता है। अगली सुबह 5 बजे मल्होत्रा हाउस को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, और दूर से देखने पर से यह पता चल रहा था कि यह शादी वाला घर है। मोहल्ले की औरतें जो आज तक जानवी को मनहूस करार देती आ रही थी, वहीं आज उसकी शादी के गीत गाए जा रही थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि अब जानवी ओबराय परिवार की बहू बनने जा रही है। अभी इस समय जानवी की हल्दी की रस्म चल रही थी, और सबके बीच जानवी बैठी थी, और उसने पीले रंग का लहंगा पहन रखा था, और इस समय वो हल्दी से नहाई हुई थी, और उसके चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट थी, जिससे उसकी खुशी साफ साफ बयान हो रही थी। सभी औरतें बारी बारी आती हैं और जानवी को हल्दी लगाती हैं, जिससे कि उसका रूप और निखर कर आ जाए। जतिन ने तो जानवी को बुरी तरह से हल्दी में डुबो दिया था, और उसके साथ साथ उसके खुद के कपड़े पर भी हल्दी चमक रही थी। ओबराय मैंसन में साहित्य की हल्दी की रस्म चल रही थी, और उसके रिश्तेदार और दोस्त सभी उसे हल्दी लगा रहे थे, और बेचारा साहित्य एक जगह पर शांत बैठा था, और बारी बारी से हर कोई आता और उसे हल्दी लगाकर अपनी जगह पर चला जाता। भाई कुछ औरतें नाच गाना कर रही थी। शायद यह सब बहुत सिंपल तरीके से चाहता था, इसलिए यहाँ पर बहुत तामझाम नहीं किया गया था। भाई मिस्टर ओबराय दूर से खड़े ये सब होते देख रहे थे, और उनकी आंखों में नमी छाई हुई थी। आखिर अपने ही बेटे की शादी में वो अनजानों की तरह घूम रहे थे। भले ही वो साहित्य की शादी जानवी से करने के खिलाफ थे, पर अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की शादी होता देखना उनके लिए खुशी की बात थी। पर यह खुशी पूरी तरह उनकी गलतियों के कारण उनके नसीब में नहीं थी। मिस्टर ओबराय एक और खड़े थे कि तभी दादाजी उनके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं, यहाँ क्यों खड़े हो? मिस्टर ओबराय उनकी तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगते हैं। तो दादाजी कहते हैं, मैंने जाने को तो नहीं कहा। मिस्टर ओबराय उनकी तरफ देखते हैं। दादाजी उनसे कहते हैं, यहाँ खड़ा हर शख्स जानता है सिद्धार्थ, कि तुमने इन दोनों बच्चों के साथ क्या क्या किया। जब उनकी माँ के जाने के बाद इनमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुम अपनी अय्यासियों में लगे रहे, और एक बार भी कभी इनकी तरफ नहीं देखा। अंश उस समय बहुत छोटा था, इसलिए उसे कुछ खास याद नहीं था, और जब से उसने होश संभाला है, और जब वो छोटा था, तब से सिर्फ और सिर्फ साहित्य ने ही उसका ध्यान रखा। एक माँ का, एक पिता का, दोनों का प्यार उसे दिया। बड़ा भाई होने का हर फर्ज निभाया, पर तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। चलो उसके लिए मैं था, साहित्य खुद था, पर साहित्य को उस समय सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। तुम एक बार भी उससे अस्पताल में मिलने नहीं गए, और ना ही बाद में तुमने देखा कि वो कैसा है, उसे कहाँ कहाँ चोट आई है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, और तुम्हें पता है, जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो सबसे पहले वो तुमसे मिलने आया था। उसे डर था कि पता नहीं उसकी माँ के जाने के बाद उसके पापा की क्या हालत होगी। वहां उस 8 साल के मासूम बच्चे ने जो देखा, उसका उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ, जो आज तक बना हुआ है। पर एक बात है, वो जो किसी से नहीं कहता है, और वो ये है कि आज भी वो अपने पहले वाले पापा को ढूंढ रहा है, जो माया के उनकी जिंदगी में आने से पहले थे। यह कहते हुए दादाजी भरी आंखों से मिस्टर ओबराय की तरफ देखते हैं, और फिर बिना कुछ कहे आगे वहां से साहित्य के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही मिस्टर ओबराय अपना चेहरा घुमाकर साहित्य, अंश और दादाजी की तरफ देखते हैं, और उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकलकर उनके गाल पर आ गिरती हैं, और वो वहां से बाहर चले जाते हैं। अब तक साहित्य की हल्दी की रस्म हो चुकी थी, और वो वहां से उठकर जाने ही वाला था कि मिस्टर ओबराय उसके सामने आ जाते हैं, और उनको अपने सामने अचानक आया देख शायद उन्हें आंखें छोटी किए देखने लग जाता है, और वहां से जाने लगता है। पर मिस्टर ओबराय उसका हाथ पकड़ रोक लेते हैं, और नीचे झुककर अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेते हैं, और साहित्य के गाल पर लगाते हुए कहते हैं, शादी मुबारक शाही। साहित्य हैरानी से उनकी तरफ देखता है, क्योंकि इस नाम से वो उसे बचपन में बुलाते थे। मिस्टर ओबराय अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, और उसमें थाम रखा एक डिब्बा साहित्य को देते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी। यह कहने के बाद वो भीगी पलकों के साथ वहां से चले जाते हैं, और शायद उन्हें जाते हुए देखता रहता है, और उसकी पकड़ उस डिब्बे पर कस जाती है।
वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वहां जाते ही शायद अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अपने हाथ में पकड़ रखा डिब्बा जमीन पर फेंकने वाला होता है कि बीच में ही रुक जाता है और उसे पकड़े हुए दरवाजे के साथ सटकर बैठ जाता है और उसे देखने लग जाता है और फिर हल्के से उस डिब्बे को खोलता है और अपनी आंखों में आई नमी को पोंछने लग जाता है। शायद उस डिब्बे में से एक चॉकलेट बाहर निकालता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है और रोते हुए अपना सिर पीछे दरवाजे से टिका लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ जाते हैं और अपने घुटनों में सिर छुपाए साहित्य काफी देर तक रोता रहता है। आज ओबराय मेंशन किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और दूर से ही उसकी सांस देखे बन रही थी। लाइट्स चमचमाते हुए हर तरफ रोशनी बिखेर रही थी और रात के समय तो ओबराय मेंशन की सांस देखे बन रही थी। बाहर चमचमाती कारों की लाइनें लगी हुई थीं क्योंकि शायद ओबराय की शादी में शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां आई थीं जिनमें बिजनेसमैन आदि थे। वहीं ओबराय मेंशन के एक कमरे में जानवी लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने बैठी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाथों में लाल रंग की चूड़ियां और गले में भारी हार और कानों में झुमके और मेकअप कुल मिलाकर उसने शायद पर बिजली गिराने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ हॉल के बीचों बीच मंडप सजा हुआ था। उसे इतने अच्छे से तैयार किया गया था कि उसे देख किसी का भी शादी करने का दिल कर आए। उस मंडप के बीचों बीच हवन कुंड के पास बैठे पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और उनके सामने साहित्य हाथ जोड़े बैठा था और इस समय वो इतना हैंडसम लग रहा था कि जो भी लड़की उसे देख रही थी सोच रही थी कि जानवी की किस्मत और उसकी पसंद सच में काफी अच्छी है। वहीं दादाजी भी किसी रियासत के महाराजा की तरह एक तरफ बैठे थे और सच में वो आज तो काफी हैंडसम लग रहे थे और वहां मौजूद बुढ़ी आंटियों का दिल लूट रहे थे। आज तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी वहां मौजूद बच्चों की दादियां चुराने की। तभी पंडित जी कहते हैं, दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। तभी दादी जतिन को इशारा करती हैं और जतिन ऊपर जानवी के कमरे की ओर चल देता है। जतिन उसके कमरे में जाता है और जानवी की तरफ देखता है जिसने लंबा घूंघट निकाला हुआ था और उसको आवाज देता है और शादी के लिबास में सजी दुल्हन जतिन की तरफ देखती है और जतिन उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। जानवी उसकी तरफ घूंघट के नीचे से हैरानी से देखती है तो जतिन अपने हाथ में पकड़ा डंडा ऊपर उठाता है और उसके सर पर दे मारता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जतिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई होप कि तुम्हें ज्यादा चोट ना आई हो, पर आज तो मेरी बहन की ही शादी होगी। ये कहकर जतिन तिरछा मुस्कुरा देता है और अपने पीछे खड़े शख्स को देखता है और कहता है ना। जतिन जानवी के कमरे में खड़ा था और वो अपने साथ आए इंसान से कहता है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूँ, पर जल्दी आना, वरना अगर किसी को शक हो गया तो न जाने क्या होगा। वो इंसान हाँ में गर्दन हिलाता है और जतिन के जाते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और उस बेहोश दुल्हन यानी जानवी को घसीटते हुए पास की अलमारी में बंद कर देता है। वहीं जतिन उस कमरे से थोड़ा दूर आ जाता है क्योंकि उसने कुछ लड़कियों को उस तरफ आते देखा था जो जानवी को नीचे लेकर जाने वाली थी। वो लड़कियां जतिन के पास आती हैं और कहती हैं, आप दुल्हन को लेने आए थे पर अभी तक यहीं खड़े हो, नीचे सब उसका इंतजार कर रहे हैं। जतिन उनसे कहता है, हाँ बस वो तैयार हो रही थी तो मैं यहाँ आ गया, आप लोग उसे लेकर आ जाना, मैं अभी नीचे चलता हूँ। पर एक बात कहनी थी आप लोगों से। उनमें से एक लड़की कहती है, जी कहिए। उनसे कहता है, प्लीज कोई भी मेरी बहन का घूंघट मत उठाना क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की का घूंघट फेरे होने तक नहीं उठाया जाता है। वो लड़कियां हमें गर्दन हिलाती हैं और उस कमरे की तरफ चल देती हैं। यहाँ पर दुल्हन यानी जानवी थी। भाई जतिन हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान सब ठीक कर देना, किसी को पता न चलने पाए कि घूंघट के अंदर कौन है। बस ये शादी हो जाए, फिर मैं पक्का आपको 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने में एडजस्ट कर लेना प्लीज। ये कहकर जतिन वहां से नीचे चला आता है और देखता है कि सभी जानवी का इंतजार कर रहे थे। भाई वो लड़कियां दुल्हन को लेकर नीचे आती हैं और वहीं जब वो सीढ़ियां उतर रही थी तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है।
साहित्य उस तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये जानवी ने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला हुआ है, और इसके लहंगे का रंग भी कुछ अलग है। मुझे अच्छे से याद है कि हमने जो लहंगा लिया था वो रेड कलर का था, पर इस लहंगे का रंग थोड़ा अलग है। जानवी भी पहले से कुछ अलग लग रही है। शायद ये सब सोच ही रहा था कि वो लड़कियां दुल्हन को ले जाकर साथी की बगल में बिठा देती हैं और पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू करते हैं। तभी अचानक ओबराय मेंशन की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और शायद अपने बगल में बैठी जानवी का हाथ पकड़ लेता है, पर जानवी उसके ऐसा करने का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और ये बात साहित्य को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि जानवी अच्छे से जानती थी कि साहित्य को अंधेरे से डर लगता है। तभी सीढ़ियों के पास एक रोशनी जगती है जिसमें जतिन खड़ा था। वो भी अपने हाथ में माइक पकड़े वो सबको देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि सबको शादी होने का इंतजार है और हमारे दूल्हे राजा भी शादी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उससे पहले मैंने कुछ तैयार किया है जो मैं शादी होने से पहले आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कुछ मिनट्स के लिए ये वीडियो देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। जिन लोगों को डर है कि मुहूर्त बीत जाएगा, वो लोग चिंता मत करना, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आगे वाला मुहूर्त पहले वाले से भी अच्छा है। यह कहकर जतिन पंडित जी की तरफ रोशनी करने का इशारा करता है और खुद पर रोशनी महसूस करते ही पंडित जी भी जतिन की बात पर सहमति जताते हैं। वहीं दादाजी खुद से कहते हैं, यह लड़का भी ना, यह नहीं कि शादी हो जाने दे, आज तो इसकी हरकतें एकदम अंश जैसी हो गई हैं। और इससे याद आया, ये अंश का बच्चा कहाँ है? कब से देख रहा हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ये कहते हुए दादाजी अंश को देखने लग जाते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलता। तभी प्रोजेक्टर चालू होता है और उस पर साहित्य और जानवी की कुछ तस्वीरें चलने लगती हैं और साथ में एक रोमांटिक गाना भी, जो माहौल को खुशनुमा और रोमांचक बना देता है। सभी का ध्यान प्रोजेक्टर पर था और सभी चल रहे गाने का आनंद ले रहे थे। वहीं साहित्य के बगल में बैठी जानवी अपना हाथ उठाती है और साहित्य के हाथ पर रख देती है। शायद उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तभी जानवी अपना हाथ उसके हाथ पर से उठाती है और उसके थोड़ा करीब होकर बैठ जाती है। और शायद को उसका ऐसा करना थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी शायद को महसूस होता है कि इस घने अंधेरे में किसी के हाथ उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने तक जा रहे हैं। और शायद यह महसूस कर जानवी की तरफ अजीब नज़रों से देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ये सब जानवी कर रही है। कैसे जानवी से कहता है, जानू ये सब तुम क्या कर रही हो? अभी हम शादी के मंडप में बैठे हैं, प्लीज रुक जाओ। और तुम्हें आज हो क्या गया है? ऐसा आज से पहले तो तुमने कभी नहीं किया। हाँ। जानवी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। और ये सारी चीजें साहित्य को काफी अजीब लग रही थी और इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए साहित्य प्रोजेक्टर की तरफ देखने लग जाता है। तभी प्रोजेक्टर बंद होता है। एक बार फिर सबके सामने जतिन आता है और कहता है, तो यह थी इन दोनों लवर्स की अब तक की मेमोरीज, और आगे ये मिलकर अपनी नई मेमोरीज बनाएंगे और वो इनकी ही तरह खूबसूरत हो, यही मेरी इच्छा है। यह कहकर जतिन माइक रख देता है और सारी लाइट्स एक बार फिर चालू हो जाती हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और शादी की विधियां शुरू करते हैं कि तभी साहित्य का ध्यान जानवी के हाथों पर जाता है और वो झट से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसे ऐसे खड़ा देख सभी हैरान हो जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कहता, शायद अपनी बगल में बैठी जानवी का घूंघट एक झटके में उठा देता है, जिस कारण उसे अपना घूंघट संभालने का मौका ही नहीं मिलता। जानवी का घूंघट उठते ही सबके सब हैरान रह जाते हैं और साहित्य के साथ सभी आंखें बड़ी किए दुल्हन को देखने लग जाते हैं। वहां पर एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो हैरान नहीं था। वहीं साहित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया था। अगली जानवी की बाजू पकड़ उसे खींचते हुए उठाता है और गुस्से में कहता है, जानवी कहाँ है? साहित्य ने इतना कहा ही था कि वही मंडप के बाहर खड़े मिस्टर ओबराय के मुंह से निकलता है, माया। साहित्य के ऐसे पकड़ने से माया को अपनी बाजू में दर्द महसूस होता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर साहित्य उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, बोलो मेरी जानवी कहाँ है? माया अपनी बाजू खींचते हुए कहती है, छोड़ो मुझे साहित्य। झटके के साथ उसे छोड़ देता है और कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, जानवी कहाँ है? तभी मिस्टर ओबराय गुस्से में आगे बढ़ते हैं और माया का हाथ पकड़
अपनी ओर घुमाते हुए उसके चेहरे पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माया। क्यों कर रही हो ये सब? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। माया अपने गाल पर हाथ रखे हुए मिस्टर ओबराय को घूरती है और कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है सिद्धार्थ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता दूंगी? नहीं, कभी नहीं। जानना चाहते हो क्यों किया मैंने ये सब? तो सुनो। पहले मैंने तुमसे एक शादीशुदा इंसान से इसलिए शादी की थी कि क्योंकि मुझे लगा कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और तुम्हारे मरने के बाद ये मेरी हो जाएगी। पर बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे इस बुढ़े बाप ने 80% हिस्सा अपने पोते साहित्य के नाम कर रखा है। और ये जानते हुए भी मैं क्यों एक बूढ़े इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं? और वैसे भी कुछ महीनों में तुम मरने वाले हो, तो मैं क्यों अपनी जिंदगी एक विधवा की तरह काटूं? माया की बात सुनने के बाद वहां मिस्टर ओबराय भरी आंखों से माया को देख रहे थे। भाई, बाकी सब हैरान थे कि माया ने आखिर में यह क्या कहा। शायद को इस समय जानवी की चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं वो इस समय कहाँ होगी। वो माया से शांति से कहता है, देखो माया, जानवी कहाँ है? मुझे बता दो प्लीज। माया उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, साहित्य, तुम्हें जानना है ना कि जानवी कहाँ है? मैं तुम्हें सच में बता दूंगी, पर उससे पहले तुम मुझसे शादी कर लो। माया कहने के बाद अपने सिर का दुपट्टा ठीक करने लगती है और मंडप में अपनी जगह पर बैठ जाती है और साहित्य को अपने पास बैठने का इशारा करती है और पंडित जी से मंत्र उच्चारण करने को कहती है, जो इस समय नासमझी में सबको देख रहे थे। साहित्य के ना बैठने पर वो उसे धमकाते हुए कहती है, देखो, जितनी देर तुम करोगे ना, उतना ही तुम्हारी प्यारी जानवी का खून बहता जाएगा। उसे उतनी ही तकलीफ होगी, तो अभी बिना समय गंवाए जल्दी से मुझसे शादी कर लो। जानवी का खून बहता जाएगा सुन साहित्य डर जाता है। भाई जतिन खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, अगर यहाँ पर माया है तो वो कहाँ पर है? कहीं जानवी समझकर माया ने उसे तो कहीं चोट नहीं पहुंचा दी ना? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। ये कहने के बाद जतिन सबकी नजरों से बचते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और वहां से उसी कमरे में चला जाता है जहां पर जानवी तैयार हो रही थी। कमरे में सारी चीजें अपनी जगह पर थीं और कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यहाँ पर कुछ हुआ होगा। जतिन चारों तरफ किसी को ढूंढने लग जाता है और खुद से कहता है, कहाँ है वो? कहीं माया ने जानवी समझ उसे टपका तो नहीं दिया ना? अगर ऐसा है तो मैं सबको क्या कहूँगा? ये कहकर जतिन एक नज़र अलमारी को देखता है और फिर वहां से घर के बाकी के कमरों में देखने लग जाता है और उसे कहीं कुछ नहीं मिलता जिसकी वो तलाश में था। तभी वो खुद से कहता है, ऊपर के सभी कमरे देख लिए पर वहां वो नहीं है और नीचे तो कोई उसे लेकर भी नहीं जा सकता, तो इसका मतलब वो ऊपर है। ये कहकर जतिन जल्दी से छत की तरफ भागता है और देखता है कि वहां के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जतिन अपने आसपास कुछ ढूंढता है और उससे ताला तोड़ देता है और छत पर चला जाता है और चारों ओर अपनी नजरें घुमाता है। तभी उसकी नज़र वहां रखे सामान के ढेर पर जाती है जिसमें से लाल रंग का कोई कपड़ा बाहर निकला हुआ था। जतिन जल्दी से सारा सामान हटाता है और देखता है कि वहां पर लाल रंग के लहंगे में कोई था जिसको सिर से लेकर पैर तक बांध कर रखा गया था। जतिन जल्दी से उसे खोलता है और उसके चेहरे पर से घूंघट हटाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अंश, अंश उठो, अंश होश में आओ। अंश को होश में ना आता देख जतिन जल्दी से भागकर कहीं से पानी लेकर आता है और अंश के चेहरे पर उड़ेल देता है। अंश कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगता है और धीरे से कहता है, शादी भाई माया। अंश इतना ही कह पाया था कि जतिन उससे कहता है, हमारा सारा प्लान खराब हो गया अंश। उस माया ने सब खराब कर दिया और अभी तक जानू नहीं आई। अंश अपना सिर झटकता है और कहता है, शादी तो नहीं हुई ना? जतिन उससे कहता है, अभी नहीं। वो जीजू को पता चल गया था कि घूंघट के नीचे कौन है। मुझे लगा था कि घूंघट के नीचे तुम हो, पर तुम यहाँ कैसे? और वो माया आंटी वहाँ कैसे? अंश उससे कहता है, मैं सब बताता हूँ, रुक। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।